कर लेना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों, अब इस बात को क्या करना है प्यारे भाई, याद कर लेना। डन, 4 बातें। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है मेरे प्यारे भाई जी। डन, एक दफा देख लें, कंपेयर करना, ठीक है। चलो भाई, याद रहेगा, याद रहेगा बच्चों। डन है प्यारे भाई, चलें। अब आपने, मैं दोबारा एक दफा सारी बातें रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इधर से स्टार्ट करके मैं सारी बातें रिपीट कर रहा हूं प्यारे भाई, ये इधर से स्टार्ट कर रहा हूं जी। IASB कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है, फंडामेंटल, यानी इसमें 2 चीजें होंगी बच्चों। इसमें कितनी चीजें होंगी बोलो ना बच्चों, रेलिवेंस और प्यारे भाई ट्रू एंड, बच्चों ट्रू एंड फेयर व्यू में कितनी बातें होनी चाहिए बताएं। आप देखो ना, सी से लफ्ज इस्तेमाल हुआ, कंप्लीट भी, कंपेरेबल भी, कंपेरेबिलिटी। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर में जी। मेरी बात गौर से सुनना है, ये आई क्या आपका एग्जामिनर एमसीक्यूज के अंदर तंग करता है, इस तरह भी क्वेश्चन करेंगे, आप समझ जाएंगे जी। कंप्लीट, आगे क्या प्यारे दोस्तों, आगे फ्री फ्रॉम, डन प्यारे भाई, ओके बच्चों जी। आगे आप प्यारे दोस्तों, इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में कितनी बातें होनी चाहिए, 4, वो मैंने इधर लिख दी हैं, ठीक है बच्चों जी। अब आपने गौर से जी, कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, डन प्यारे भाई। लें जी मेरे प्यारे भाई, इनको पढ़ने की जरूरत, अच्छा जिसने पढ़ना है वो फिर अपनी सर ये देखे ना, डायरेक्ट वेरिफिकेशन, इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन, वो छोड़ो यार क्या कर रहे हो। डायरेक्ट वेरिफिकेशन का मतलब क्या है बच्चों, ऑर्डर में जाके डायरेक्ट वेरिफिकेशन का मतलब है जी डायरेक्टली आपने चीज को चेक करना। इनडायरेक्ट का मतलब है आपने कहना भाई, आपने इनडायरेक्टली भाई आपने चेक किया ये कि हाँ मैं चलो गुड हो गया, डन प्यारे दोस्तों, सिंपल है भाई। अच्छा, इस बात को जितना मैंने बताना है आपने उतना पढ़ना है, बाकी सब क्या कर देना है आपने। अब सुन ले बच्चों, कॉस्ट कंस्ट्रेंट ऑन यूजफुल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब ये सुन लें, एक इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए एक इंफॉर्मेशन जरूरी है, एक इंफॉर्मेशन जरूरी है, एक इंफॉर्मेशन कहता जी, उस जरूरी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए आपने कॉस्ट को भी माइंड में रखना है। कहीं ऐसा ना हो उस इंफॉर्मेशन को, मिसाल के तौर पे आप ऑडिट करने हैं, क्या कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, अब एक ऑडिट प्रोसीजर बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। कहता स्टैंडर्ड कहता कहीं ऐसा ना हो जाए, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता कहीं ऐसा ना हो जाए उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए आप कॉस्ट इंकर इतनी कर दें जितनी ऑडिट क्लाइंट से फी नहीं मिलनी आपको। कहता मिसाल के तौर पे ऑडिट फी है, मिसाल दे रहा हूं जी 5 लाख, कितनी है प्यारे दोस्तों, उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए लास्ट टाइम ना इस क्लाइंट पर जिस सीनियर ने काम किया था, इस टाइम माशाल्लाह दुबई बैठा है, वो किधर बैठा है बच्चों। अब आपके सीनियर ने आपको कहा भाई मुझे तो 2 दिनों के अंदर अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने कहा ठीक है। आपने क्या किया बच्चों, टिकट करवाई दुबई की, किधर की मेरे प्यारे भाई, आपने उस सीनियर से जाओ, आप उस सीनियर के पास चले गए, वो क्या उसका नाम है, कॉल भी आपकी पिक नहीं कर रहा ना, आप उस सीनियर के पास चले गए, आपने खाबे शाबे खाए और उधर गपशप की, इंफॉर्मेशन ली, वापस आए, मैनेजर को कहा सर जी लेवल अप हो गया, भाई आपका ले आया है इंफॉर्मेशन। लेकिन जब कॉस्ट देखी प्यारे दोस्तों, तो शैम्पी की एक चांटा इधर से, एक चांटा इधर से। प्यारे दोस्तों इंफॉर्मेशन यूजफुल तो है, लेकिन प्यारे दोस्तों इसको एक्वायर करने के लिए आपने कॉस्ट इतनी इंकर्ड कर दी है कि अब यूजफुल वाली चीज यूजफुल ना रही। डन मेरे प्यारे भाई, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, ये मतलब है कॉस्ट कंस्ट्रेंट ऑन यूजफुल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कहता आपने इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए यह भी देखना है कि इस पर कॉस्ट कितनी लगानी है। डन, जितनी औकात है उतना ही खर्चा करना है। डन, डन प्यारे भाई, समझा पा रहा हूं जी, बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लो प्यारे भाई, आप प्यारे दोस्तों रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पढ़ने की जरूरत, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, मेरे साथ समझ लें बच्चों। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया प्यारे भाई, एसेट को आपने कब रिकॉर्ड करना है बच्चों, जब वो मैंने आपको बातें बताई ना, जब आपका है ऑनरशिप है। लायबिलिटी को कब रिकॉर्ड करना है, जब लायबिलिटी हो इंकर्ड होगी बच्चों, आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन गया बच्चों।
इनकम को कब रिकॉर्ड करना? इनकम इज रिकॉर्डेड बच्चों, अक्रूवल इनकम रिसीवेबल इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्न्ड। अर्न का मतलब है जब आपने चीजें बेच दी, जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको पैसे मिले हैं या एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करना है? व्हेन बोलो, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? यह है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। क्या है प्यारे दोस्तों? डन प्यारे दोस्तों, डन। और भाई बोलो ना यार जी, ठीक है जी प्यारे भाई। हाउ रिकॉग्निशन लिंक्स एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस, कहता है एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल, ये आपको पता ही है बच्चों। कहता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इनकम में से आप क्या करते हैं? एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। बड़ी बात बताई। कहता है कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम होल्डर्स ऑफ इक्विटी क्लेम माइनस डिस्ट्रीब्यूशन टू होल्डर्स ऑफ इक्विटी। वो कहना क्या चाह रहे हैं? कहता जी, कहता एसेट्स कहां से आते हैं? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कुछ अमाउंट जो है इन्वेस्ट की होती है किसने प्यारे दोस्तों? ऑनर्स ने। इक्विटी क्लेम का मतलब है जो कहते हैं ये हमारी है, जिनको डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है प्यारे दोस्तों जी? जिनको क्या मिलता है? बोलो शाबाश। जो ऑनर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं। और बाकी प्यारे दोस्तों क्या है? बोलो वो लायबिलिटी है। बाकी क्या है प्यारे दोस्तों? बस इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। अब आ रहे बच्चों एग्जांपल नंबर 1 पे। अब आपका लगेगा पता बच्चों। Which of the above asset will be recognized in the financial statement of a company in accordance with the recognition, बोलो शाबाश, criteria जी। कहता इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वेल्विंग, कहता जी 5 मिलियन। कहता जी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब प्लांट या मशीन, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द कंपनी। बताएंगे उस कंपनी का, उस कंपनी का एसेट है या नहीं? बताएं 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 कैसे? हाँ 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 का नंबर नहीं मिलेगा। कंट्रोल बाय द एंटिटी प्यारे दोस्तों, और प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है। डन प्यारे भाई, सॉल्यूशन पढ़ लीजिएगा। कहता ए फ्लीट ऑफ ट्रक्स, फ्लीट ऑफ ट्रक का मतलब है एक ही जैसे एक से ज्यादा ट्रक्स। कहता जी वेल्विंग, कहता 100 मिलियन, कंट्रोल बाय एन अदर कंपनी। लव्स बताओ, कंट्रोल, नॉट कंट्रोल्ड बाय एंटिटी। सही है बच्चों। विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। डन। ए हाईली स्किल्ड, अच्छा आईकेएप के एग्जामिनर ने क्या किया अभी ना, 2 अटेम्प्ट्स पहले, ऑटम 2024 थी ना, 2024, यहां से लफ्ज उठाया उसने और उसने पास पेपर में 2 नंबर का डाल दिया। ए हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स गेटिंग एन एनुअल कंपनसेशन ऑफ, बस अंग्रेजी उसने थोड़ी ऐड की। बताएं बच्चों। कहता वर्क फॉर, नहीं एसेट कंट्रोल नहीं है। विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंटिटी बिकॉज देयर इज नो कंट्रोल ऑन वर्कर्स कैन क्विट द एंटिटी एट एनी, हाउएवर इन केस एडवांस सैलरी हैव बीन पेड द एंटिटी हैज प्रेजेंट राइट। अगर कहता है एडवांस में सैलरी दे दी है तो एंटिटी का ये राइट है कि भाई को 2 महीने के पैसे आपको दिए वो काम करो। डन, यहां पैसे वापस कर दो। डन बच्चों जी। बच्चों ठीक है, लो बच्चों भाई ठीक है। कहता ABC एसोसिएट रिसीव 160,000 इन कैश ऑन 20th December 2004 फ्रॉम RM एंटरप्राइज इन रिटर्न फॉर हैविंग प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एडवाइस। कहता जी ABC एसोसिएट ने क्या किया? रिसीव किए पैसे, बदले में सर्विसेज प्रोवाइड की, कैश डेबिट और प्यारे दोस्तों इनकम क्रेडिट, रेवेन्यू है ना से जी। Explain with reference to the relevant definition which element should possibly be recognized in 2004 financial year। अच्छा जी बताएं जी। कहता इधर एंट्री बताएं ना, एक ही एंट्री क्या है? कैश डेबिट, आप रेवेन्यू कह दें, सेल कह दें। डन भाई ये भी तो सेल है ना, सर्विस प्रोवाइड करना जी। ये एंट्री डन है प्यारे भाई। कहता जी द कैश रिसीव मीट द डेफिनेशन क्राइटेरिया। ओके बच्चों, एसेट प्रेजेंट रिसोर्स नाउ कंट्रोल बाय द, अब ये चीज हमारी होगी या प्यारे दोस्तों, हमारा राइट है इस पे। एंड एंटिटी में स्पेंड इट एज इट मे विश, जैसे जिधर चाहे इस 160,000 को इन्वेस्ट कर दे। सर्विसेज हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड। कहता सर्विसेज बच्चों हमने प्रोवाइड, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। कहता ये हम पे अब कोई जिम्मेदारी, कोई लायबिलिटी, इंक्रीज इन द इक्विटी शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इनकम।
क्या था, एन एसेट एंड इनकम शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईयर 2000। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने हेड्स में रहते हुए बात करनी है। क्या करनी है बच्चों, कैश का बढ़ना एसेट है और आपने सर्विसेज दे दी हैं बच्चे, फ्यूचर में कोई ऑब्लिगेशन बोलो शाबाश नहीं है। आप प्यारे दोस्तों मुझे बताओ शाबाश, ये क्या है, ये इनकम है, क्या है प्यारे दोस्तों, डन। डन प्यारे भाई, आगे ब्रीफली कहता आइडेंटिफाई वेदर और हाउ योर आंसर वुड चेंज इफ कैश रिसीव्ड हैड बीन रिसीव्ड, इफ कैश रिसीव्ड हैड बीन फॉर फाइनेंशियल एडवाइस टू बी प्रोवाइडेड इन 2005 फाइनेंशियल कैश डेबिट और प्री रिसीव्ड या प्यारे दोस्तों क्या अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। डन बच्चों, डन बच्चों, डन है बच्चों जी, डन। ये लेंगे सर अगर सर्विसेज 2-3-4 साल बाद देनी हो तो इसको नॉन करंट लायबिलिटी। जी भाई ने कहा सर अगर सर्विसेज 2-3-4 साल के बाद देनी हो तो वो बंदा पैसे ही आपको तब दे के जाएगा, वो 1-2 महीने की बात होती है। बहरहाल बच्चों अगर 2-3-4 साल की बात है तो ये फिर नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा, नॉर्मली करंट में। डन। अब कहता है कैश रिसीव मीट द डेफिनेशन ऑफ एन एसेट प्रेजेंट रिसोर्स नाउ कंट्रोल बाय द एंटिटी, एन एंटिटी में स्पेंड इट एज मे विश। ठीक है, सर्विसेज हैव, कहता पैसे तो आपके एसेट है ना, कहता कैश एसेट आपका बढ़ गया, कहता सर्विसेज हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड, सर्विसेज अभी प्रोवाइड एंड देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सर्विसेज, और कहता ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है सर्विसेज को प्रोवाइड करना, रिजल्टिंग इंक्रीज इन, बोलो शाबाश, लायबिलिटी। नो इनकम कैन बी रिकॉग्नाइज एज देयर इज नो इक्विटी इंक्रीज, कहता आप इनकम को रिकॉर्ड, बोलो शाबाश, नहीं कर सकते। इक्विटी का मतलब है इनकम कहां जाके ऐड होती है बच्चों, जारी सी बात है इनकम की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट की वजह से बच्चों नेट एसेट यानी बोलो कैपिटल बढ़ेगा। क्या था, एन एसेट एंड लायबिलिटी शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईयर, बोलो शाबाश जी। ये वाली एंट्री बच्चों कैश डेबिट और अनअर्न्ड इनकम यानी प्री रिसीव्ड इनकम क्या हो जाएगी, क्रेडिट। ये तीनों आप, ये तीनों चारों खुद पढ़ें शाबाश, और सॉल्यूशन भी पढ़ें, देखिए समझ आती है बच्चों आपको। पढ़ो 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 जल्दी पढ़ो शाबाश, जल्दी 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 भाई पढ़ो। भाई ऊपर बैठे हैं ऑनलाइन वाले हैं, ऑनलाइन वाले ऊपर बैठे हैं नहीं, आज ऑफ है उनका, शाह फैसल वो किधर है, हमसे हमजा वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा लेक्चर 15A2 कॉम्पैक्ट बैच का वो मुझे उसका लिंक दे दीजिएगा, अभी शेयर कर दीजिएगा। जी नहीं, आप पूरा पॉइंट बात करें ना, आप तो बस एसेट्स पे इम्पैक्ट बताएंगे, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। टाइम तो लो हो रहा है, टाइम भी नहीं आता दोबारा ये करेंगे जो ओवर टाइम हो गया। अच्छा बच्चों सुने, बच्चों बात सुने और से जरा, एन हम इंशाल्लाह 11:30 के करीब ब्रेक कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। एन अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, प्यारे दोस्तों ये किसे कहते हैं बच्चों, जी हाँ जी, ऑनर को। टोटलिंग कहता 120,000 ऑन फर्स्ट एंड। अच्छा इसमें आपने क्या करना है,
कहता आपने बताना है विच ऑफ द अबव वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंस और एसेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आपने बताना है एसेट है एक्सपेंस, यानी हेड्स बताने हैं। क्या बताना है प्यारे भाई? अगेंस्ट द रेंट, कहता ये रेंट दिया बच्चों 120,000 का, कहता जी 1 जैन पे, और बच्चों ये रेंट क्या है बोलो शाबाश 30 जून। प्यारे भाई लेकिन ये जो रेंट पे किया ना प्यारे भाई, ये किया है कब तक का बोलो शाबाश? ये पूरे साल का। तो आप मुझे पहले उर्दू में समझाएं, 6 महीने का एक्सपेंस है और 6 महीने क्या है? प्रीपेड है। डन, एंट्री बनेगी बच्चों। या इधर देखें, साल के शुरू में एंट्री क्या बनी बताएं शाबाश? नहीं, साल के शुरू में प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस 120,000 से साल के शुरू में, यानी 1 जुलाई पर। कब प्यारे दोस्तों? जी। और बच्चों कैश क्या हो गया? 1 जैन है जी। अच्छा प्यारे भाई, अब जैसे ही साल का एंड आया, अब आपने आकर देखना है कि जी कितना बेनिफिट ले लिया। 6 मंथ्स का बेनिफिट ले लिया ना भाई, आपने एडवांस दिया था किसी को, लेकिन 6 महीने का बेनिफिट ले लिया। अब उस बेनिफिट को एक्सपेंस में ले जाए ना बच्चों। डन। और प्यारे भाई प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डन प्यारे भाई। चलें अब पढ़ लें सॉल्यूशन। पढ़ो पढ़ो यार, पढ़ो ना। कहता इंक्रीज इन द एसेट 60,000 से, डिक्रीज इन द एसेट कितने से? रिजल्टिंग कहता नेट डिक्रीज इन द इक्विटी, यानी कहता जी अब क्या कह रहे हैं? कहता इधर देखें बच्चों, इधर देखें सब। कहता जी आपका एसेट 120 से इंक्रीज हुआ, 120 से डिक्रीज हुआ। कहता फिर उसके बाद एक्सपेंस क्या उसका नाम है? 60,000 से बढ़ा। जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी इक्विटी यानी नेट एसेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आपका एसेट भी फिर क्या होगा बोलो शाबाश? 60,000 से बढ़ जाएगा। डन। अच्छा पेपर में आपने टू द पॉइंट बात करनी है। आपने कहना जी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड 60,000 के एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, वाइल 60,000 का प्रीपेड एक्सपेंस यानी एसेट रिकॉर्ड करेंगे। डन। आगे एन एक्सपेंडिचर इनकम ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट। प्यारे दोस्तों कितना बोलो शाबाश? बच्चों ये तो सिंपल है बच्चों, कैश क्रेडिट रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, ये बताने की जरूरत नहीं है। देयर हैज बीन अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स, बच्चों चीजें बेची लेकिन वो चीजें सही क्वालिटी की नहीं थी, जिस वजह से मसला आया। क्या आया प्यारे भाई? एंड द कंपनी एक्सपेक्ट दैट आउटफ्लो ऑफ, आउटफ्लो का मतलब होता है बच्चों आउटफ्लो, पैसे का जाना, पैसे का जाना, पैसे का जाना। कहता इन ऑर्डर टू सेटल द डिस्प्यूट, कहता इस मामले को खत्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड आएगा इंशाल्लाह, आप पढ़ेंगे IAS 10 एंड 37, ये मिला के पढ़ाया जाता है। ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स वाला और बच्चों प्रोविजंस वाला चैप्टर इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे ना। ये वो वाली लायबिलिटी जो कि अनसर्टन होती है, उसके टाइमिंग भी अनसर्टन है और अमाउंट भी क्या है प्यारे भाई बोलो? अनसर्टन है। ये स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। तो बच्चों इसमें ना फिर लॉयर हमें बताएगा कि शायद इतने पैसे हमें देने पड़े, फिर हम उसके मुताबिक लायबिलिटी को किताबों में रिकॉर्ड करेंगे। बताएं बच्चों एंट्री क्या होगी? ये अक्रूवल वाली एंट्री जिस तरह टैक्स की थी, बताएं शाबाश। लीगल एक्सपेंस डेबिट, लीगल एक्सपेंस डेबिट और लीगल एक्सपेंस डेबिट, हाँ जी 2 लाख, और फिर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे। और वो लायबिलिटी, अच्छा ये मैं ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, वैसे ना भी बताऊं तो कोई मसला नहीं है, ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। वो वाली लायबिलिटी जो कि कंफर्म ना हो, उसके लिए लफ्ज लिखते हैं प्रोविजन। आप टैक्सेशन के लिए भी शायद ये लफ्ज इस्तेमाल करते हो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। करते हैं कि नहीं करते? अंदाजा, क्या प्यारे दोस्तों? अंदाजा, क्योंकि वो अंदाजा है। क्या है जी? जो साथ टैक्स के साथ साथ रिपोर्टिंग भी पढ़ाते हैं, वो नॉर्मली प्रोविजन का लफ्ज इस्तेमाल करवाते होंगे, क्योंकि उनके सामने IAS 37 होता है। डन प्यारे भाई जी। लीगल एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन भी कह सकते हैं आप इसे। क्या कह सकते हैं जी? लीगल एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन। यार आप लॉ में लफ्ज पढ़ते नहीं लिटिगेशन जी, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन। या ये छोड़ें, इस बात छोड़ें। लीगल एक्सपेंस पेएबल, बच्चों मेरे मुंह से गलत ऐसे निकल आया बस, लो बच्चों, लो जी। डन प्यारे भाई जी। आगे आए बच्चों पॉइंट नंबर 4 पे जी, पॉइंट नंबर 4 पे आए बच्चों, पॉइंट नंबर 4 पे आए जी, पॉइंट नंबर 4 पे जी। कहता जी एंटिटी परचेज, कहता जी गुड्स, कॉस्टिंग कितना प्यारे दोस्तों? 20,000। कहता फॉर
बच्चों ट्रेडिंग पर्पस के लिए चीजें खरीदी हैं और बच्चों आप इसे कहेंगे जी परचेज डेबिट कैश क्रेडिट एंड द सेम वाज सोल्ड फॉर कितने का, और 25,000 की आपने बेच दी। कैश डेबिट और प्यारे दोस्तों यार ये कितनी आसान बातें कर रहे हैं। अब अंग्रेजी छोड़ें यार इसकी पढ़ने को, क्या यार मतलब भाई समझ गए हैं। ले बताओ जल्दी से जरा, एडवांस रिसीव किया कस्टमर से, बताओ जल्दी से एंट्री बता दें। प्री रिसीव्ड लायबिलिटी है, कैश डेबिट अनअर्न्ड इनकम, सर्विस प्रोवाइडेड टू एबीसी ऑन क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स अकाउंट रिसीवेबल ऑलरेडी रिटर्न ऑफ। बच्चों कहता जी अमाउंट इन प्रीवियस ईयर इतना वर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, बैड एंड रिकवरी। पहले दोस्तों बैड डेट ये कैश फ्लोस में भी आया था जी। बच्चों कैश डेबिट मेरे प्यारे भाई, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, डन प्यारे भाई। ले जी प्यारे दोस्तों इधर आ जाएं जी, ये इंशाल्लाह हो गया। अच्छा मुझे बताएं एसेट को रिकॉग्निशन क्राइटेरिया तो पढ़ लिया, लायबिलिटी या फिर प्यारे दोस्तों एसेट का डी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होगा। आइए 16 जहन में ले आए ना, एसेट को कब डी रिकॉग्नाइज कब करना है। अब आपने जनरल बात करनी है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सिर्फ आईएएस 16 के लिए नहीं है बच्चों। अनवर भाई आईएएस 16 सिर्फ सॉरी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सिर्फ आईएएस 16 के लिए नहीं है, जरा सियासी बात करनी है, करें बच्चों। शाबाश भाई कह रहे हैं जब एसेट पर हमारा कंट्रोल खत्म हो जाए, ठीक है गुड शाबाश। और कोई, जब उस एसेट से हमें बेनिफिट मिलना खत्म हो जाए, ये भी ऐसा भी कहा जा सकता है। डन, आपको पहले ही पता है माशाल्लाह यार कब डी रिकॉग्नाइज करेंगे। मुझे बताएं प्यारे भाई लायबिलिटी को कब डी रिकॉग्नाइज करना है जी। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन भाई, पीछे वाले नहीं बोल रहे, एक दफा सब चुप करें, इन भाइयों को बोलने का मौका दें, पीछे वाले भाई जो हैं जी बोले शाबाश। जब मेरे भाई जब लायबिलिटी पे हो जाए, जब लायबिलिटी क्या हो जाए, बोला करो बोला करो बोला करो, ये पीछे एट में कर रहे हैं, ये मैंने गरम गरम गिरा देनी है फिर आइए ही करोगे जी। प्यारे भाई जब लायबिलिटी क्या हो जाए, जब शाबाश यानी सेटल हो जाए, क्या हो जाए प्यारे दोस्तों यार। अब चलो चलो पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें कटवाई जा रहा, चले फॉर। अच्छा एक आपकी तसल्ली के लिए यार देखो, जो मैंने आपको बात बताई है आपने पेपर में टू द पॉइंट इंशाल्लाह लिखनी है। ये देखो ना इतनी खल्ली बल्ली मची हुई है, आपने पागल हो जाना है बच्चों। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? थोड़ा कॉन्फिडेंस रखा करें बच्चों, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें, इंशाल्लाह आपको जो बात बताई है इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। डन है ना मेरे प्यारे भाई। एसेट को डी रिकॉग्नाइज कब करना है? When entity loses control of all or part of the recognized, मैंने वही बात बताई बच्चों, जब आपने जब कंट्रोल खत्म हो गया या उस एसेट ने बेनिफिट देना छोड़ दिया। डन प्यारे भाई। एक बात सुने, मेरे माइंड में एक ना चीज आ गई भाई, इधर सुनना। डिस्पोजल एसेट की लाइफ थी 10 साल। अब मैं स्पेसिफिकली आईएएस 16 की एग्जांपल दे रहा हूं भाई। हमारा एसेट की लाइफ है 10 साल, आपने इसे 3 साल डेप्रिशिएट किया, चौथे साल एसेट बच्चों वो क्या उसका नाम है बच्चों, फायर हुई और एसेट तबाह दे। अब मुझे बताएं एसेट की डिस्पोजल की एंट्री करनी पड़ेगी ना। अगर एसेट आपके पास अब नहीं है, इंश्योरेंस वालों को अगर तो इंश्योरेंस वालों को एसेट हैंड ओवर नहीं किया तो सिंपल आप उसका नुकसान के तलाफी की एंट्री कर रहे होंगे। नॉर्मली हम कहते हैं जी कि एसेट अब खराब हो गया, नो मोर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। याद है बच्चों जी। अब इससे बेनिफिट नहीं मिलना, खत्म कर दें बच्चों। अब इसमें दमशन यही लेंगे कि यार चाहे इसमें दमशन ये लेंगे अब इससे हमें कोई बेनिफिट बोलो नहीं मिलना। अब ये नहीं सोचना इंश्योरेंस कंपनी वालों को एसेट दिया या नहीं दिया, बस चूंकि इसका अब इस्तेमाल खत्म हो गया किताबों से निकाल दें। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों। फॉर अ लायबिलिटी डी रिकॉग्निशन नॉर्मली अकर व्हेन एंटिटी नो लॉन्गर हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। भाई अब आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, भैया आपने जारी सी बात है पैसे पे किए ना, या कोई इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर किया ना, इसी तरह ही आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन खत्म हुआ ना, तो भाई ऐसे ही होता है ना जी। और ऑल और पार्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटी। चलो जी ये काट दो बच्चों। अच्छा जी अब प्यारे दोस्तों छोटी सी बात और, अच्छा मैं वेट कर रहा हूं वो जैसे ही आ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं ब्रेक दे दूंगा जी। अब इधर आए प्यारे दोस्तों, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 पे आना बच्चों। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 पे आना बच्चों। लर्निंग आज मेरे बोलने वाली बातें हैं, आपके सिर्फ सुनने वाली बातें हैं।
बस एक इधर न्यूमेरिकल है बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसके हम क्वेश्चन तो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जी भाई कह रहे हैं सारा क्वेश्चन कोई नहीं करना, तो ये क्या है भाई कह रहे हैं मतलब अच्छा जी। अच्छा प्यारे दोस्तों इधर देखें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 बच्चों, अब मेरी बात सुनना प्यारे भाई, मेरी बात सुनना। एसेट को मेजर करना या लायबिलिटी को मेजर करने के लिए ना 4 तरह की कॉस्ट या 4 तरह की ना सेलिंग वाली चीजें इस्तेमाल होती हैं। कितनी प्यारे दोस्तों? 4। कितनी प्यारे दोस्तों? अब मैं एक लफ्ज लिखने लगा हूं, मेजरमेंट, क्या प्यारे दोस्तों? ऑफ कॉस्ट, मेजरमेंट ऑफ एसेट स्लैश लायबिलिटी। बच्चों अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, आसान सा टॉपिक है लेकिन एमसीक्यूज बन सकते हैं, लेकिन साथ साथ बताता जा रहा हूं क्या बन सकता है प्यारे भाई, छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, जरा गौर से सुनना जी। जी पापा कहते हैं बड़े होके नाम करेगा। जी प्यारे भाई इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। जी हसन तुमने क्यों केला खाया हुआ है? हसन तुमने क्यों केला खाया? जी अच्छा प्यारे भाई, मेजरमेंट ऑफ एसेट या लायबिलिटी। अब मेरी बात सुनना बच्चों, अब मेरी बात गौर भाई सुनना, मेरी बात गौर से सुनना भाई। आपने एसेट खरीदा बच्चों 1 साल पहले, 2 साल पहले, या लायबिलिटी आपने 2 साल पहले, 3 साल पहले मेरे प्यारे भाई आपने लोन लिया, क्या लिया प्यारे भाई? तो ये हिस्टोरिकल बात होगी ना बच्चों, हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या प्यारे दोस्तों? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है जी आपने 2-3 साल पहले बच्चों कोई एसेट खरीदा था, आज भी उसे कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन पे मेजर कर रहे हैं। डन प्यारे दोस्तों, हिस्टोरिकल कॉस्ट। दूसरा आता है प्यारे दोस्तों करंट, ये आपने मुझे बताना ये मैं क्या लिख रहा हूं करंट, ये मैंने एनपीओ में समझाया आपको। इसे करंट कॉस्ट भी कहते हैं प्यारे भाई। इसका मतलब ये होता है आज अगर मार्केट में चीज लेने जाएं तो आज कितने की मिलेगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? क्या मैं समझा पा रहा हूं प्यारे भाई? इसका ये मतलब है। तीसरा है प्यारे दोस्तों, ये नॉर्मली ना सेलिंग के लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। एसेट को जब सेल करना हो तो ये लफ्ज तब इस्तेमाल होते हैं प्यारे भाई, वैल्यू इन यूज, या इसका एक और नाम भी है फुलफिलमेंट वैल्यू। ये फुलफिलमेंट वाला जो लफ्ज है ना, ये बताएं लायबिलिटी के लिए इस्तेमाल होगा या एसेट के लिए? ये लफ्ज लायबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। और वैल्यू इन यूज बच्चों कैसे आती है? फ्यूचर कैश फ्लोज। डन प्यारे दोस्तों, ये नॉर्मली एसेट की वैल्यू जब आपने वो याद है आपको ये 36 वाली बात है रिकवरेबल अमाउंट, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। डन प्यारे भाई, ये 2 कॉस्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं प्यारे भाई, और ये वाला जो है ना मेरे प्यारे भाई वैल्यू इन यूज, और चौथा जो मैं लिखने लगा हूं प्यारे भाई फेयर वैल्यू, ये मेरे प्यारे भाई इस्तेमाल होते हैं सेलिंग के लिए। नॉर्मली भाई आप एसेट की कॉस्ट को, आप शुरू में तो एसेट को किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करते हो? कॉस्ट पे। एक्सेप्शन सिर्फ IAS 41 है। डन है ना मेरे प्यारे भाई? जी सर IAS 40 में भी फेयर वैल्यू, भाई फेयर वैल्यू मॉडल में भी कॉस्ट ही करते हो, वो सब्सिक्वेंटली या फेयर वैल्यू पे लेके जाते हो। जी प्यारे भाई जरा सुनना, जरा ये बताना जरा, फेयर वैल्यू। ओके प्यारे भाई, ओके प्यारे भाई। अच्छा फेयर वैल्यू क्या होती है, कोई बताना पसंद करेगा? यानी मार्केट में, अच्छा मार्केट में एक चीज की कितनी प्राइस लगी, इसको जरा थोड़ा ना अपडेट करते हैं इस बात को। जी हाँ, मैं पूरी बात, शाबाश, मैं पूरी बातें बताता हूँ, ये शायद IAS 40 में भी बताई हूं प्यारे भाई। एक बंदा मार्केट में जाके प्राइस अमाउंट लगवाता है कि इस एसेट की वैल्यू या वर्थ कितनी है मार्केट में जाके। डन मेरे प्यारे भाई, और अजम्पशन ये होती है खरीदने वाला, बेचने वाला बच्चों रैशनल है, समझदार है बच्चों, वो उनकी मजबूरी नहीं है एसेट को बेचना या खरीदना, फिर ही बच्चों मार्केट वैल्यू निकलेगी ना। क्या मैं समझा पा रहा हूं?
प्यारे भाई ये दोनों नॉर्मली सेलिंग के लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। किन के लिए प्यारे दोस्तों? और ये दोनों बोलो शाबाश कॉस्ट के लिए। किन के लिए प्यारे दोस्तों? भाई मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, समझा पा रहा हूं बच्चों? अब प्लीज अगली बात सुनना प्यारे भाई, अगली बात सुनना प्लीज, अगली बात सुनना बच्चों प्लीज। अगली ये समरी आपने ऐसी बनानी है वरना किताब से समझ कोई नहीं आना। इधर देखो ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं बच्चों, ये दोनों जो हैं इन्हें कहते हैं दीज आर द एंट्री वैल्यूज। ये दोनों क्या हैं बोलो शाबाश? ये क्या है प्यारे दोस्तों? एंट्री वैल्यूज। क्या है प्यारे दोस्तों? ये दोनों क्या है प्यारे दोस्तों? एंट्री वैल्यूज। ये दोनों क्या है प्यारे दोस्तों? समझा पा रहा हूं बच्चों? अच्छा नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, ये दोनों जो आगे वाले हैं इन्हें कहते हैं ये है एग्जिट वैल्यू। क्या प्यारे दोस्तों? एग्जिट का मतलब बेचना। क्या क्या करना प्यारे भाई जी? इन दोनों को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? एग्जिट वैल्यू। डन प्यारे भाई? क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? ये भी इधर से ये भी और प्यारे भाई ये भी। डन प्यारे भाई? डन है बच्चों? डन। अच्छा नेक्स्ट जी, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है ना प्यारे भाई, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है क्या है प्यारे दोस्तों? उसमें पुरानी इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है बच्चों? इसमें जो, अच्छा ये मैं किताब से आपको थोड़ी सी बातें समरी पढ़वा दूंगा, अभी सुन लें। इसमें क्या होती है बच्चों? इसमें पुरानी इंफॉर्मेशन होती है। हिस्टोरिकल क्या प्यारे दोस्तों? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट में अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है। जिस दिन आप एसेट या लायबिलिटी को मेजर कर रहे हो, आज एसेट को खरीदने जाएं तो नया एसेट कितने का पड़ेगा होगा, उसकी कंडीशन, उसका मॉडल पुराने वाला, यानी मॉडल बच्चों क्या उसका नाम है 2017 है तो मॉडल 17 ही होगा। डन प्यारे भाई? डन है बच्चों। वैल्यू इन यूज ये और फेयर वैल्यू, इसके अंदर प्यारे दोस्तों कौन से वाली कंडीशंस होंगी? अपडेटेड वाली, हिस्टोरिकल नहीं। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? भाई इसके अंदर, इस इंफॉर्मेशन के अंदर, इस वैल्यू के अंदर जो आपने डेटा लेना है वो कौन से वाला होगा? अपडेटेड वाला, आज 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 वाला, हिस्टोरिकल वाला नहीं। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों? डन है प्यारे भाई? और डन है? अगली बात सुन ले प्यारे भाई, अगली बात सुन ले। एक छोटा सा फर्क इन तीनों चारों में एक और है, एक छोटा सा फर्क। सबसे ज्यादा तंग करता है एंट्री वैल्यू सब और एग्जिट वैल्यू। वो समझ आ गए बच्चों? अच्छा अब आपने इसमें से किसी को नहीं पढ़ना, प्लीज बात मान के चलनी है। आप पागल हो जाएंगे प्यारे भाई, आप पागल हो जाएंगे प्यारे भाई जी। ये किताब से डिलीट कर दें। अब क्या सही रहे हो, क्या सही रहे हो, क्या सही रहे हो जी, ये डिलीट हो जाने चाहिए। अगली दफा करते हैं इंशाल्लाह जी। हिस्टोरिकल कॉस्ट, या फिर इसके मैं नोट्स दूंगा छोटे से ऐसे, जिस तरह का एफओए में नहीं है, एक इतना चैप्टर 2-3 सफे पे बस जी। इधर आओ प्यारे दोस्तों, इधर आओ। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्यारे दोस्तों, हिस्टोरिकल कॉस्ट ड्राइव फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शन या इवेंट, रिफ्लेक्ट कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ, यानी हिस्टोरिकल बातें। कौन से वाली बातें बच्चों? एंट्री वैल्यूज हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? और आखिरी बात मेरे भाई सुनना, भाई सुनना, भाई सुनना, भाई बात सुनना। एग्जिट वैल्यूज कौन सी है? जरा बताना। एग्जिट वैल्यूज, एग्जिट वैल्यूज कौन सी है? वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू। भाई जब आपने चीज को बेचना है तो बेचने का ताल्लुक वैल्यू इन यूज के साथ और फेयर वैल्यू के साथ है ना। तो भाई जब चीज को बेचना है तो डिस्पोजल वाली बातें किससे रिलेट करती हैं? करंट कॉस्ट से, हिस्टोरिकल कॉस्ट से, फेयर वैल्यू से, या फिर प्यारे दोस्तों वैल्यू इन यूज से? फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज से, यानी एग्जिट वालों के साथ है ना। कहता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल आर नॉट, इसमें भी यही बातें हैं, ये तकरीबन मिलते जुलते हैं। और नीचे आके पहले करंट कॉस्ट पढ़नी है आपने। कहता इधर देखें, कहता जी ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल आर नॉट रेलिवेंट, क्योंकि ये एंट्री वैल्यू है। क्या है प्यारे दोस्तों? डन बच्चों। रिफ्लेक्ट प्राइस इन मार्केट इन विच एंटिटी वुड एक्वायर द एसेट और इनकर लाइबिलिटी। कहता है ये मार्केट की वैल्यू होगी, उस मार्केट की जहां से आप ना ये वाला एसेट या लाइबिलिटी के बारे में आपस में लेन देन कर रहे हैं। ये फेयर वैल्यू नहीं है। ये फेयर वैल्यू बोलो, फेयर वैल्यू होती है जिस तरह प्यारे दोस्तों, ये देखो, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं,
मैं कहता हूँ जी मैं कहता हूँ मोबाइल्स की या लैपटॉप्स की जो मार्केट है वो कहाँ है, हफीज सेंटर है या मॉल रोड है, ऐसे ही है बच्चों। हालांकि बाकी लोगों ने भी तो मोबाइल्स लैपटॉप्स रखे हैं छोटी छोटी दुकानों पे, कहता वो उसको आप करंट रिप्लेसमेंट वाली बात तो कह सकते हैं कि उस छोटी सी मार्केट की वैल्यू, लेकिन अगर फेयर वैल्यू कहना है तो वो आप हफीज सेंटर को कहेंगे, यहाँ किसको कहेंगे बोलो भाई, सही है, हॉर रोड, मॉल रोड कह रहा हूं। आगे आई कहता है ड्राइव यूजिंग इंफॉर्मेशन अपडेटेड, कहता इसमें भी अपडेटेड वाली चीजें शामिल होती हैं, हिस्टोरिकल के अलावा बाकी सब में क्या होगा बोलो शाबाश, अपडेटेड वाली इंफॉर्मेशन उसके अंदर इंक्लूड होगी। डन। अब आओ प्यारे दोस्तों इधर, अब फेयर वैल्यू पे आ जाओ, ये तो आसान है बच्चों। एग्जिट वैल्यू है कि नहीं बताएं, इसके अंदर अजम्पशंस क्या होंगी, यानी जिस बेस पे आपने अमाउंट निकालनी है, भाई मार्केट की अजम्पशंस है ना इसमें। डन प्यारे दोस्तों। ड्राइव इंफॉर्मेशन टू रिफ्लेक्ट कंडीशन एट द, आज की बातें, आज हालात वाकयात क्या हैं, भाई इसी को फेयर वैल्यू कहते हैं ना। और आखिरी ये याद करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट ऑन एज वेल एज ऑन, क्योंकि ना ये प्योरली क्या है फेयर वैल्यू, इसमें से लेस कॉस्ट और डिस्पोजल। बच्चे कहते सर आइए 36 में तो किया था। बच्चे फेयर वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, क्या होता है प्यारे दोस्तों, अगर आपसे मैं पूछूं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल क्या है, तो फिर आप लेस कॉस्ट और डिस्पोजल करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं प्योरली मार्केट वैल्यू, इस चीज की वैल्यू कितनी है मार्केट में, आप मुझे कहेंगे सर 1000, मैं कहूंगा बेचने का खर्चा, आप कहेंगे सर आपने मेरे से पूछा ही फेयर वैल्यू के बारे में, लेस कॉस्ट और डिस्पोजल का आपने मेरे से पूछा, क्या मैं समझा पाया? बच्चों डिस्पोजल कॉस्ट किस में से माइनस नहीं करनी, जल्दी बताएं। नहीं बच्चों बेचते हुए, यानी प्यारे दोस्तों जो करंट कॉस्ट है और प्यारे दोस्तों जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ये तो है ही एंट्री वैल्यूज। तो प्यारे दोस्तों एंट्री जब आपने क्या उसका नाम है जी चीज को खरीदना वगैरह है तब तो आप शामिल करेंगे, जिस तरह यार एसेट को जब आप खरीद रहे होते हैं तो आप कहते हैं ना लेके आने का खर्चा फलां ये वो, तब तो ऐड कर लेंगे, लेकिन जब बेचेंगे तो ये तो है ही एंट्री वैल्यूज, तब तो रेलिवेंट नहीं होगी। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों? फेयर वैल्यू के अंदर ना तो खरीदते हुए शामिल करना और ना ही बोलो शाबाश बेचते हुए। डन। एक रह गया बस बच्चों, एक रह गया बच्चों, क्या भला कहता जी ड्राइव यूजिंग ये वैल्यू इन यूज है बच्चों, ड्राइव यूजिंग इंफॉर्मेशन अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट कंडीशन एट द मेजरमेंट डेट। कहता जी ये अपडेटेड वाली बातें, कहता रिफ्लेक्ट, अच्छा ये सुने जरा, आपको याद है बच्चों IAS 36 में हमने ये निकाली थी, याद है? उसमें अजम्पशन मार्केट की लेते हैं या उस रेलिवेंट एंटिटी के रेलिवेंट एसेट की? भाई जब आपने रिकवरेबल अमाउंट निकाली थी तो आपने मार्केट इंफॉर्मेशन लेनी है या आपने जो रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है वो रेलिवेंट एसेट की निकालनी है? कहता रिफ्लेक्ट एंटिटी स्पेसिफिक अजम्पशन, यानी मैं समझाता हूं अजम्पशन का मतलब क्या है। मार्केट में 10% ग्रोथ है, क्या है प्यारे दोस्तों, लेकिन प्यारे दोस्तों ये जिस तरह का एसेट हमारा है प्लांट, इससे जो चीजें बननी है इसकी ग्रोथ सिर्फ 5% है। कितनी है बताएं? अब आप 5% ग्रोथ लेंगे या फिर वैल्यू यूज निकालते हुए या 10%? अगर फेयर वैल्यू है तो फिर 10% लूंगा, और अगर वो तो मार्केट अजम्पशन, और अगर प्यारे दोस्तों वैल्यू यूज निकालनी है तो फिर कितना? एंटिटीज। समझ आ गई बच्चों जी? आगे कहता ये एग्जिट वैल्यू है, क्या है प्यारे दोस्तों? कहता ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन एक्विजिशन आर नॉट, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एंट्री वैल्यू नहीं है, जब एंट्री वैल्यू नहीं है तो स्टार्ट पे डिस्पोजल कॉस्ट नहीं लेनी। हाँ एंड पर जाते जाते याद है IAS 36 में आप कहते थे नेट सेल प्रोसीड्स, जब एसेट एंड पे बिकेगा तो कितनी अमाउंट से रिकवर, याद है ना? अब इस तरह आपको ये बातें याद नहीं रहनी, मैं पूरी समरी आपको मैंने बनाई है, पहले मैंने आपको एंट्री और एग्जिट वैल्यूज की बना के दी। डन प्यारे दोस्तों, ये समझ आ गया? एक तो ये चीज इसमें मुश्किल है, दूसरी अब मैं बनाने लगा हूं प्यारे भाई जरा गौर से सुनना, दूसरी समरी में बनाने लगा हूं प्यारे दोस्तों ट्रांजैक्शन कॉस्ट की। किसकी प्यारे दोस्तों? हेडिंग दे दें ट्रांजैक्शन कॉस्ट। उम्मीद है तब तक शायद ये मदद तब भी आता है ना जब भूख हंतों की लगी हो। मैंने खुद नहीं किया, मेरे सर में पेन हो रही है। आदिल पता करो यार जी।
हाँ जी भाई, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या? जी बच्चों, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जरा सुनना बच्चों, गौर से सुनना बात। अच्छा आप इंशाल्लाह मुझे बस नहीं जी, प्यारे दोस्त सुनना सुनना सुनना, वो 50-60 तो क्या उसका नाम है, वो पहले ले आया था, आधे रहते हैं वो, मेरे ख्याल बनाने में टाइम उनको लग रहा है शायद। जी आगे होंगे थोड़ी देर। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्यारे दोस्तों दूसरा करंट कॉस्ट, प्यारे दोस्तों तीसरा वैल्यू इन या फुलफिलमेंट वैल्यू, लिख लोगे खुद ही, फुल, और प्यारे दोस्तों आखिरी फेयर वैल्यू। अच्छा पहले मुझे बताएं, पहले मैं ना एंट्री, पहले मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड एंट्री स्लैश एग्जिट दोनों इकट्ठा कर देता हूं, ऊपर वाली समरी खत्म ही कर देंगे, इधर ही दोनों काम कर लेते हैं। बताएं बच्चों, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंट्री वैल्यू है या एग्जिट? जी प्यारे भाई इधर बताएं जी, करंट कॉस्ट एंट्री वैल्यू क्या प्यारे दोस्तों? जी वैल्यू इन यूज, और प्यारे दोस्तों फुलफिलमेंट वैल्यू बता दें बच्चों, इधर बता दें बच्चों। डन है बच्चों, डन है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट बताएं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करनी है, क्या करना है प्यारे भाई? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करनी है, क्या करना है प्यारे भाई? जी सुने बच्चों गौर से, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात जी प्यारे भाई, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जरा सुनना जरा प्यारे भाई, मुझे बताएं ये एंट्री वैल्यूज हैं बच्चों गौर से, बच्चों एक्विजिशन के टाइम पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज रेलिवेंट ओनली एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। डन प्यारे भाई, ये समरी बन गई। डन, डन है बच्चों, डन है। और बच्चों इधर भी मेरा ख्याल सेम नहीं होगा, सेम एज, या पूरा लिखूं? जी सेम एज, ये पीछे जी जी सेम एज बोलें, ओ प्रीसीडिंग, सेम एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। डन प्यारे दोस्तों, डन है बच्चों जी। फुलफिलमेंट वैल्यू का वैल्यू यूज, और इसका बता दें बच्चों, ये एग्जिट वैल्यू है। इधर एंट्री वैल्यू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना प्यारे भाई, ओनली नहीं, मैं एक ही बात करूंगा ना, ओनली रेलिवेंट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। डन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब होता है चीज को बेचने के खर्चे वाली कॉस्ट। डन, यानी डिस्पोजल के वक्त बेचने वाली कॉस्ट। और एंट्री वैल्यू के वक्त बच्चों ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है बच्चों उसको लेके आने की कॉस्ट। डन है प्यारे भाई, और डन है जी। नेक्स्ट बता दो बच्चों, एग्जिट वैल्यू का बता दें प्लीज, सॉरी फेयर वैल्यू का बता दें बच्चों। इसमें तो है ही फेयर वैल्यू, प्योरली फेयर वैल्यू, नॉट रेलिवेंट, नहीं बल्कि थोड़ा जरा, नाइदर एट टाइम ऑफ एक्विजिशन नॉर एट टाइम ऑफ। डन बच्चों, बच्चों कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में से क्वेश्चन आए तो पूरे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। फेयर वैल्यू किसे कहते हैं प्यारे भाई? मार्केट वैल्यू। मार्केट, अगर मैं आपसे पूछूं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल कितनी, फिर आपने डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं इस चीज की मार्केट वैल्यू कितनी है, तो आप मुझे बताएंगे ही मार्केट वैल्यू ना, उसमें से सामान को लेके आने का खर्चा या कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा तो नहीं माइनस करेंगे ना आप। बात समझिए। आपको याद आई IAS 40,
फेयर वैल्यू पर चीजों को रिकॉर्ड करना, तो हमने उसमें से लेस कॉस्ट और डिस्पोजल तो नहीं किया था ना, याद है ना। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल कुछ और चीज है, और प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यू कुछ और चीज है। डन, डन है प्यारे भाई जी, जी प्यारे भाई, मैं तो कसम से उन्हीं के वेट पे हूं यार, वरना यार लेकिन फिर मैं ब्रेक कैसे दूंगा, फिर क्या करूंगा हैं जी। नसीहत बस साथ साथ ही होती है, इस तरह सामने बैठ के बहुत मुश्किल होता है इस तरह बात करना जी। अच्छा, मेजर द मशीन यूजिंग भाई ये तो लेक्चर का पार्ट भी नहीं बनाया आपने। अच्छा, जहां मैं ये वाला लेक्चर खत्म करूंगा ना, ये वाला, उसके दो पार्ट खुद ही बनवा देना दर। क्या था, मेजर द मशीन यूजिंग डिफरेंट मेजरमेंट बेसिस। AL owns a machine which is purchased 2 साल पहले, कितने की बच्चों, 200,000। द accumulated depreciation कितनी इसकी बच्चों, बच्चों हिस्टोरिकल कॉस्ट 2 लाख है। क्या है प्यारे दोस्तों, द मशीन कुड बी यूज, अब प्लीज सुनना, द मशीन कुड बी यूज इन द मार्केट फॉर रुपीज कितना प्यारे दोस्तों, बट देयर वुड बी डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑफ कितना प्यारे दोस्तों। आप इस तरह करें, इन तीनों में से आइडेंटिफाई करें क्या क्या है जी। ऊपर वाली तो हिस्टोरिक होगी ना, इन तीनों का बताएं। नहीं, इन तीनों का अलग अलग आपने बताना है, ये तो शक्ल से पता चल रहा है वैल्यू इन यूज है। टू रिप्लेस द मशीन, इधर से पता चल रहा है बच्चों रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। डन है ना जी, निकालनी भी है मेरा ख्याल है, कंप्यूट भी करनी है। द मशीन कुड बी सोल्ड इन द मार्केट फॉर 100,000 बट देयर वुड बी डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑफ इतना। प्यारे दोस्तों हिस्टोरिकल कॉस्ट बता दें कितनी है, सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट बताएं ना। ये तो यार बड़ी सिंपल है, 120,000, इसमें तो कोई मसला नहीं है बच्चों। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट बता दें। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, बस आपको जम्पशन लेनी पड़ेगी। आपने 2 लाख नहीं बल्कि आज एसेट लें तो कितने का है, आपको इस तरह करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट में आपको करना पड़ेगा प्यारे भाई कैलकुलेशन ऐसे, 2,20,000 ये कॉस्ट है, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,20,000 की बेस पे। डन, यानी ये आएगी 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। और भाई सही है, वैसे इधर 80,000 आनी थी, आपने करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी बच्चों इंक्रीज करना है, और प्यारे दोस्तों आपने कॉस्ट को भी इंक्रीज करना है। डन जी, आप बताएं बच्चों कितना, 132,000। और भाई ठीक है, वैल्यू इन यूज निकाल लेंगे। वैल्यू इन यूज कैसे निकाल लेंगे, 1, 2 और 3 हर साल के कैश फ्लोज। डन है बच्चों, निकाल लेंगे हर साल के कैश फ्लोज कितने हैं बच्चों। कहता 50,000 फॉर द नेक्स्ट फॉलोड बाय 40,000 इन द 50,000 और डिस्काउंट फैक्टर क्या है जी, डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट कितना जी, हाँ जी बताएं, ए और ये क्या है प्यारे दोस्तों बी, और बच्चों प्रेजेंट वैल्यू ए मल्टीप्लाई बाय बी जी बच्चों। यार वो तो फिर जो रह गई है वो फिर बाद में ले आना, देखो टाइम बहुत हो गया ना जी। प्यारे भाई देखें नहीं देखे, जल्दी पाएं, जल्दी शाबाश। 4 5 4 इधर 4 1 3 इधर 3 डबल 5 3। डन हो गया प्यारे भाई, डन हो गया बच्चों जी। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेना। ये पता नहीं, अब देख लेना जितनी भी आ रही है। डन है प्यारे भाई, अच्छा जी, और इंसान बनो। अच्छा इधर अच्छा ये बता दें, ये बताएं भाई, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल नहीं करना, ये फेयर वैल्यू बस 1 लाख रुपया। डन। इसमें जो सबसे जो बच्चों को तंग करेगा ना, जो मसले वाली बात है वो क्या है, ये करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आपने इधर 2 लाख में से 80,000 माइनस नहीं करना,
अब मेरे प्यारे भाई नई चीज कितने की आ रही है, बोलो शाबाश, 2,20,000। कितने की प्यारे दोस्तों, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। इस बेस पे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन निकालनी है आपने। डन है मेरे प्यारे भाई, डन है। वो कह रहे हैं बस 5 से 6 मिनट है जी। अच्छा जी, ब्रेक देके फिर भाई फिर आप वापस आएंगे, ये तो फिर समझ ही नहीं आएगी ना। ये तो ये नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूं फिर समझ नहीं आनी ना, फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है, फिर ये समझ नहीं आनी है। नहीं, मैं नहीं पढ़ाता, मैं इधर बस कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फिर आप सारे बाहर चले जाएंगे तो हमारे लिए मसला होगा ना। हमने आगे सेशन क्लास भी तो स्टार्ट करनी है ना जी। बातें इतनी जितनी होती हैं वो साथ साथ ही हो रही होती हैं जी। चलें बच्चों, आप क्या करें, नहीं एक्सपीरियंस मेरा है ही नहीं, मैं क्यों करना जी प्यारे भाई जी। बच्चों अब क्या करें, ब्रेक, शेयर इधर ब्रेक कर लें। प्यारे भाई इधर देखें, इधर ब्रेक तो कर लेंगे लेकिन फिर वापस कैमरा तो बंद कर दो ना।